नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने राजनीति शास्त्र के कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ जो मैट्रिक प्रिपरेशन की कड़ी में ही चल रहे हैं। पहला प्रश्न है, दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून 18 मार्च 1985 ईस्वी को लागू हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी थे, सरकार कांग्रेस की थी। इस कानून में कहा गया है कि जब कोई भी पार्टी का सदस्य पार्टी व्हिप की अवहेलना करता है या पार्टी का परित्याग करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। यदि 1/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ें तो दल बदल कानून में शामिल नहीं होता है, लेकिन 1/3 से कम सदस्य पार्टी को छोड़ें तो उस दल बदल कानून के तहत सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। दूसरा प्रश्न है कि सूचना अधिकार आंदोलन क्या है? देखिए, सूचना अधिकार आंदोलन का आरंभ राजस्थान में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता लाना और जनता को और सशक्त बनाना। इस सूचना अधिकार कानून जो 2005 ईस्वी में लागू हुआ था, इसमें कोई भी व्यक्ति मात्र 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर से अपने संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त सरकार से कर सकता है। इस कानून में कुल 6 अध्याय हैं, 31 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। यह कानून जनता के लिए एक बहुत ही सशक्त और मजबूत कानून है। भारत में लोकतंत्र सफल कैसे हो सकता है? अगला प्रश्न है। देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए हमें निम्न बातों पर ध्यान देना होगा। हमारी पहली शर्त होनी चाहिए शिक्षा का प्रसार। दूसरा होना चाहिए सामाजिक जागृति। तीसरा होना चाहिए हमारे पास आर्थिक समानता। अगला पॉइंट हम ले सकते हैं अपना आर्थिक समानता। उसके बाद हम ले सकते हैं राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, तथा अगला पॉइंट ले सकते हैं धनबल और बाहुबल के उपयोग को रोका जाए। अगला पॉइंट हम ले सकते हैं कि प्रतिनिधि बनने के लिए भी कुछ खास योग्यताओं का निर्धारण होना चाहिए। मेरे पास अगला प्रश्न है, लैंगिक असमानता क्या है? देखिए, लैंगिक असमानता का अर्थ होता है लिंग के आधार पर भेदभाव करना। आज भी भारत में खासकर गांव देहात में महिलाओं और पुरुष के बीच बहुत अधिक लैंगिक असमानता है। देखा जा रहा है कि लड़की के जन्म होते ही उसे अलग तरह का प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया जाता है। लड़कों का प्रशिक्षण अलग तरह का किया जाता है। अभी भी बहुत सी लड़कियां या औरतें अपने जीवन का अंत माँ की गोद से होकर चूल्हे चौके तक ही मान लेती हैं। जबकि इसके बीच हम देखें अगर, तो हमारा इतिहास रहा है कि हमारे भारत में महिलाओं ने भी पुरुषों से कम योगदान नहीं दिया है। आज भी महिलाओं के लिए भी उतना ही अवसर है जितना पुरुषों के लिए है, लेकिन आज भी यह जो लैंगिक असमानता है, जिसमें महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा जाता है, यह आज भी बदस्तूर जारी है। आप एक समझ सकते हैं इस देहाती उदाहरण से। यदि कोई लड़का ऑर्केस्ट्रा देख के रात में 10 बजे घर आता है तो उससे सवाल बड़ी कम पूछे जाएंगे, लेकिन वहीं कोई लड़की ऑर्केस्ट्रा देख के रात के 9 बजे भी घर आती है तो उस पर सवालों की बौछार सी हो जाएगी। यह है लैंगिक असमानता का उदाहरण है।
अब हम आते हैं परिवारवाद और जातिवाद बिहार में कैसे हावी है। बिहार और यूपी ऐसे ये दो राज्य हैं जहां राजनीतिक दल न होकर राजनीतिक परिवारों का संगठन है। उत्तर प्रदेश का समाजवादी जनता दल और बिहार का राष्ट्रीय जनता दल, ये दो ऐसे दल हैं जो राजनीतिक दल न होकर पारिवारिक दल हैं। इनका सुप्रीमो हमेशा उसी परिवार का होगा जिस परिवार के स्थापित ये दल हैं। इससे बिहार के विकास में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा है जातिवाद। बिहार में आज भी जब लोग वोट करने जाते हैं तो जातिवाद से आगे बढ़कर नहीं सोचते हैं, बिहार के विकास के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं। ये लोग सिर्फ जाति और परिवार इन दो चीज़ों में बटे होते हैं। और यही कारण है कि आज भी बिहार में फैक्ट्री तो नहीं लगे हैं, लेकिन मजदूर सप्लाई का फैक्ट्री जरूर लगा हुआ है। आज भी बिहारी युवक प्रदेश में जाकर 10,000 12,000 रुपया पर कमा रहे हैं। यह सिर्फ बिहार के राजनीति के जातिवाद और परिवारवाद का उदाहरण, परिवारवाद का प्रभाव है ये। अब हम आते हैं लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा ही है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार। और राजनीतिक दल जो होते हैं सरकार का निर्माण करते हैं। यानी यदि राजनीतिक दल नहीं रहे तो सरकार नहीं बनेगी, और सरकार नहीं बनेगी तो लोकतंत्र की परिभाषा ही अधूरी हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के प्राण हैं। यानी राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र मृत है, डेड है। अब हम आते हैं प्रश्न पर, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिभाषा आप जानते होंगे। वह राज्य जिसमें धर्म के आधार पर किसी भी समूह को कोई विशेष सुविधा प्रदान नहीं की जाती है, अर्थात राज्य का किसी भी धार्मिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें सभी मत वाले, सभी मतावलंबी, सभी धर्मावलंबी अपने अनुसार अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अपनी इच्छा से अपनी भूमि पर अपना पूजा स्थल बना सकते हैं। अपने इच्छा अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार अपने धर्म को, अपने धार्मिक उत्सवों को मना सकते हैं। अब मेरे पास अगला प्रश्न आता है, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। आतंकवाद लोकतंत्र के लिए नहीं, हर जगह के लिए चुनौती है। क्योंकि आतंकवाद में क्या होता है कि आतंकवाद में भय का माहौल पैदा होता है, और जैसे ही भय का माहौल पैदा होगा उस समय क्या होगा कि व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है। और जब विकास ही अवरुद्ध हो गया तो फिर वहाँ आगे कोई बात करनी बेमानी हो जाती है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र के लिए आतंकवाद चुनौती है। अब मेरे पास प्रश्न है, गठबंधन की राजनीति। देखिए, स्पष्ट बहुमत जो होता है वह आधे से एक अधिक सीट के लिए होता है, लेकिन कभी कभी जब कहीं से भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो सत्ता पाने की लालच में राजनीतिक दल विपरीत विचारधाराओं वाले लोगों से भी मिलकर गठबंधन की राजनीति कर लेते हैं, और बिहार इसका जीता जागता उदाहरण है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमेशा गठबंधन के कारण ही एक कमज़ोर मुख्यमंत्री साबित होते हैं। ये किसी भी राज्य के लिए सही नहीं होता है। इसमें सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण एकदम ढीला हो जाता है, जो सही नहीं माना जाता है। अब है प्रथम विश्व युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का संबंध। जैसा आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों से वादा किया था कि जो हम युद्ध जीत जाएंगे तो भारत को आज़ाद कर देंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। अंग्रेज युद्ध भी जीत गए। जब भारतीयों ने आज़ादी की मांग की
तो आज़ादी तो नहीं मिली, मिला रॉलेट एक्ट, जिसमें कहा गया था नो अपील, नो वकील, नो दलील। इसमें किसी भी भारतीय को बिना किसी कारण के कितनों भी समय तक कारावास में रखा जा सकता था। इसे नेहरू ने काला कानून भी कहा था। जब भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया तब क्या मिल गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये दो घटनाएं थी जो महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन आरंभ करने के लिए प्रेरित कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का प्रथम जन आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध का ही परिणाम था। अब हम आते हैं, मेरे पास अब अगला प्रश्न आता है, सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता का मतलब होता है वह भावना जिसमें कोई भी मतावलंबी या धर्मावलंबी अपने धर्म को अन्य सभी धर्मों से बेहतर मानता है। यह भावना किसी भी राज्य के लिए सही नहीं होती है। अब है समवर्ती सूची क्या है? तो समवर्ती सूची, देखिए सूचियाँ 3 तरह की होती हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची जिस पर सिर्फ राज्य सरकार का अधिकार होता है, केंद्र सूची जिस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, और समवर्ती सूची में वे विषय रखे जाते हैं जिस पर राज्य और केंद्र दोनों अपने हिसाब से अपना कानून बना सकते हैं। लेकिन एक नियम है कि यदि राज्य और केंद्र का कानून विरोधाभासी होता है तो राज्य का कानून स्वतः विलुप्त हो जाएगा और केंद्र का कानून लागू हो जाता है। आज इतना ही, धन्यवाद।